ओके स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ओ लेवल्स केमिस्ट्री का पास्ट पेपर जो है अक्टूबर नवंबर 2023। तो जी ये बड़ा इजी पेपर है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उसने नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा होगा कि इसके अंदर कौन सा कंपाउंड आएगा, वो आप लिखें। ठीक है। तो ईच कंपाउंड में बी यूज वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट is a waste gas from digestion in animals, that is always methane। कौन सी? मीथेन होती है। ठीक है। टर्न्स ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पिंक, ये वाटर है। ये वाटर क्यों है? क्योंकि ये जो है हमारे पास, ये वाटर की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं इस कंपाउंड को। ठीक है। ये जो है, ये वाटर की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर इसको वाटर से रिएक्ट करवा दिया तो ये क्या होता है, ये ब्लू से पिंक हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, रिएक्ट्स विद इथीन अबव 100 डिग्री टू प्रोड्यूस एथेनॉल। अच्छा, अब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो हमें पता है कि इथीन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या होता है, एथेनॉल बन जाता है। ठीक है। अच्छा जी, आगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट लिखें, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा है, दैट इज़ ग्लूकोज। और कोई है ही नहीं इधर। ठीक है। तो ग्लूकोज हमारे पास प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, ग्लूकोज। ओके, हो गया। कंटेन्स एन एनाइन विद अ चार्ज ऑफ -2, ये भी देख लेते हैं। अमोनिया के अंदर तो नहीं होगा, एथेनॉल के अंदर भी नहीं होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है क्लोराइड का। ऑक्साइड यहाँ पे -2 होगा इसके ऊपर। ठीक है। मीथेन के ऊपर भी नहीं होगा, इसके ऊपर भी नहीं है, तो ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 5 मार्क्स हैव बीन कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स। ठीक है, मेटल्स के बारे में है ये क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है। सोडियम इज एन एलिमेंट इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी। स्टेट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमियम। अब क्रोमियम हमें पता है एक ट्रांजिशन मेट एलिमेंट है, एक क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। और आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी कुछ दूसरी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है। तो उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमियम दैट आर डिफरेंट ऑफ दोज ऑफ सोडियम। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्रोमियम है, क्रोमियम हैज़ हायर डेंसिटी, हायर डेंसिटी। अब यार मुझे कैसे पता चला, कि हमने पीरियोडिक टेबल के चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है। उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं। तो एक तो प्रॉपर्टी में ये लिख देता हूँ, और दूसरी में लिख सकता हूँ कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। आप वो भी लिख सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इस तरह करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द क्रोमियम एटम शोन। तो आपको पता है जो छोटा फिगर होता है वो हमेशा प्रोटॉन नंबर होता है, ये प्रोटॉन हो गया। अब प्रोटॉन किस तरह न्यूट्रॉन किस तरह निकालते हैं हम, 53 न्यूक्लियन में से प्रोटॉन नंबर माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो आ जाता है हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर, दैट इज 29। ठीक है। ओके जी, अब आगे क्या होगा, आगे क्वेश्चन क्या है, क्रोमियम 3 ऑक्साइड Cr2 3 रिएक्ट्स विद कार्बन एंड क्लोरीन टू प्रोड्यूस क्रोमियम। अच्छा जी, उसने क्या कहा है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, Cr2O3 जो है उसने कहा है वो रिएक्ट करता है C के साथ एंड Cl2 के साथ, Cl2 के साथ, ऐसे ही है। उसने कहा है रिएक्ट्स विद कार्बन एंड क्लोरीन, ये जो है ये इनके साथ रिएक्ट करता है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनाता है, ये हमारे पास बना देता है CrCl3 + CO। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। ठीक है।
ये Cr2 है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करनी है ऑफ सोडियम आयन, आपको सोडियम का आयन पता ही है हमेशा +1 होता है, तो इसके पास ओनली ऑन कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अब 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जो 11 वाला है वो उसने लूज़ कर दिया और ये आयन बन गया, अब कैटायन बन गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं इसकी। फर्स्ट शेल के अंदर हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो वो मैं शो कर देता हूँ यूँ करके, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? सेकंड के अंदर 8। 8 यहाँ पे बना देते हैं। और याद रहे आपने ये पेयर्स की फॉर्म में बनाने हैं, अलग सेपरेट सेपरेट नहीं बनाने। जिस तरह मैं बना रहा हूँ इस तरह आपने पेयर्स की फॉर्म में बनानी है। ठीक है, ओके जी, ये भी हो गया हमारा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ के ऑब्जर्वेशंस मेड व्हेन 4 डिफरेंट मेटल्स आर हीटेड इन ऑक्सीजन। और ये हमारे पास 4 मेटल्स हैं, और पुट द 4 मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। पुट द लीस्ट रिएक्टिव मेटल फर्स्ट। यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव मेटल आएगा, यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं अब इनकी कैसे पता चलेगा हमें। जो सबसे रैपिडली बर्न होगा वो मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, और जो ऑक्साइड लेयर ही नहीं बनाएगा वो लीस्ट रिएक्टिव है। और जो ऑक्साइड लेयर तो बनाएगा लेकिन वो स्लो स्लो बनाएगा वो कम रिएक्टिव है। और जो ऑक्साइड लेयर बनाएगा लेकिन रैपिडली बनाएगा वो यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब देख लेते हैं मोस्ट रिएक्टिव, देख लेते हैं हम सबसे पहले। सोडियम, ये रहा सोडियम बर्न्स रैपिडली, बाकी ठीक है। तो जो सबसे तेज़ी से बर्न हो रहा है वो सोडियम ही है, तो यहाँ पे सोडियम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें जो ऑक्साइड लेयर ही नहीं बना रहा, डजेंट फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सर्फेस, ये लीस्ट रिएक्टिव है, मरकरी। ठीक है, उसके बाद अब दो रह गए हमारे पास। अब दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? यहाँ पे देखें, दोनों के दोनों ऑक्साइड लेयर तो बना रहे हैं, दोनों के दोनों बना रहे हैं और दोनों बर्न भी नहीं हो रहे। तो अब हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे? इनको इस तरह करना पड़ेगा कि इन देखें जो दोनों के दोनों ऑक्साइड लेयर बना रहे हैं कौन सा तेज़ी से बना रहा है? ये लेंथेनम ज़्यादा तेज़ बना रहा है, जल्दी बना रहा है। तो क्या होगा? ये रिएक्टिव होगा सोडियम के बाद, तो लेंथेनम। उसके बाद जो एक रह गया वो यहीं पे आएगा। ठीक है, निकल। ओके हो गया। ले जी, एक्सप्लेन एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन फूड containers and overheated critical electrical cables because it is resistant to corrosion। ठीक है, explain why aluminium is resistant to corrosion। अभी आपको पता है कि it forms sorry it forms an oxide layer on its surface or due to which water does not get in contact with एल्यूमिनियम। मतलब कि ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है जिसकी वजह से जो वाटर वगैरह होता है कुछ भी होता है वो एल्यूमिनियम से डायरेक्ट टच नहीं करता, उसके सरफेस को टच ही नहीं करता। ठीक है, क्योंकि उसने ऑक्साइड लेयर बना ली होती है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के अदर यूजेस आप कह सकते हैं कि ये एक तो लाइट होता है, वेरी लाइट। ठीक है, वेरी लाइट, सॉरी, वेरी लाइट वेटेड, और या आप लो डेंसिटी लिख सकते हैं, लो डेंसिटी की बात है। और आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास गुड कंडक्टर है, एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर। ठीक है, लो जी, क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया हमारा। अब इसके ऊपर आ जाते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे। तो ये तो आपने बैलेंस करनी, ठीक है, बैलेंस हुई पड़ी, आपने स्टेट सिंबल्स लगाने, सॉरी।
तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको अब सॉल्युबिलिटी याद होनी चाहिए। कार्बोनेट्स, ऑल द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1। तो ये तो ग्रुप 2 का है, तो ऑब्वियस सी बात है इनसॉल्युबल होगा, ये सॉलिड होगा, ठीक है। HCl एसिड्स आपको पता है सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, इसलिए एक्वस होगा, क्योंकि इसको वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। CaCl2 आपको पता होना चाहिए, ऑल द क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ag एंड Pb। तो ये भी हमारे पास एक्वस है, वो उन्होंने खुद लगाया हुआ। तो H2O आपको पता है लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 मार्क्स के लिए। लें जी, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड आफ्टर 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स ये टाइम है ये, ठीक है। 40 सेकेंड्स ये रहे हमारे पास। इससे हम यहाँ ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम वैल्यू को देख लेंगे कितना बन रहा है। तो अगर ये 10 बॉक्सेस हैं तो एक बॉक्स एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 34 आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे लगाएंगे हम 34। ओके हो गया। द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेम mass of smaller pieces of calcium carbonate. All other conditions stay same. ड्रॉ अ लाइन। अब उसने क्या किया है, उसे स्मॉलर पीसेस में कर दिया। अब आपको पता है जब स्मॉलर पीसेस में कर देते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पास है रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको भी कर लेते हैं। ओके, तो ड्रॉ a line on the grid to show how the volume of carbon dioxide changes when smaller pieces of calcium carbonate are used, ठीक है। जस्ट ओके, पहले हमें ये वाला पार्ट करना है। तो जी अब आपको पता है उसने सेम अमाउंट ली है, तो वॉल्यूम तो उतना ही बनेगा, लेकिन उसने इस मरतबा क्या किया है, उसने इस मरतबा किया ये है कि अब के स्मॉल स्मॉल पीसेस लिए हैं। पहले उसने स्मॉल नहीं लिए होंगे, तो उसने अब स्मॉल लिए। तो क्या होगा, बस यूं करके ये बनेगा, ठीक है। ओके जी, अब हम सी पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट और एट 20। पहले उसने 25 पे किया था, ठीक है। अब वो 20 पे कर रहा है, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग कोलिजन थ्योरी द रेट ऑफ रिएक्शन डिफर्स। तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज, rate of reaction will decrease, ठीक है। एंड नंबर ऑफ effective collisions will also decrease। अब ये इफेक्टिव कोलिजन किस तरह डिक्रीज करेंगे, आपको पता है अगर गैस पार्टिकल्स हैं हमारे पास, इनका टेम्परेचर मैंने कम कर दिया, पहले तेज़ी से आपस में कोलाइड कर रहे थे, मूव कर रहे थे, लेकिन मैंने इनका टेम्परेचर कम कर दिया, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे। जब आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे तो आपको पता है कम कोलाइड करेंगे, कम कोलाइड करेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन्स जो होंगी वो भी कम हो जाएगी। आपने खाली कोलिजन्स नहीं लिखना, कोलिजन्स तो होती रहेंगी, हमें तो इफेक्टिव कोलिजन से मतलब है सक्सेसफुल कोलिजन से, ठीक है। तो आप इफेक्टिव या सक्सेसफुल कोलिजन्स लिखेंगे इधर, ठीक है। ओके जी, नाउ अ सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पुट इनटू अ गैस सिरिंज, द एंड ऑफ द गैस सिरिंज इज देन ब्लॉक्ड सो दैट नो गैस कैन एस्केप, ठीक है। एक्सप्लेन यूजिंग काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी व्हाई इंक्रीजिंग प्रेशर इन द गैस सिरिंज डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द जो है सिरिंज। लें जी, तो मेरे पास लेट सपोज के यूं समझ लें, ये मेरे पास जो है ये सिरिंज है, ठीक है। ये इसका पिस्टन है, यहाँ पे गैस पार्टिकल थे सारे के सारे। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको पुश करता हूँ, इसके पिस्टन को, नीचे आ जाता है पिस्टन, यूं करके फिर ये किस तरह बनेगा, एक मिनट, यूं, ठीक है। तो ये पिस्टन मूव करके लेट सपोज मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है।
तो अब ये वॉल्यूम कम हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि पहले जो पार्टिकल्स थे खुले खुले थे, मैंने इनको प्रेस किया, पुश किया इसको नीचे की तरफ, जो पार्टिकल्स थे गैस के वो सारे एक जगह पे अ, मतलब कि इकट्ठे हो गए, ठीक है, एक जगह पे पैक हो गए, तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे द पार्टिकल्स पुश्ड या क्लोज टुगेदर गेट क्लोजर टू ईच अदर। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन और ये भी बड़ा आसान है। तो जी उसने कहा है एक्वस मैग्नीशियम आयोडाइड को इलेक्ट्रोलाइज करना है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। मतलब कि हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं और मैग्नीशियम कंसनट्रेटेड मैग्नीशियम आयोडाइड है, तो हमारे पास कंसनट्रेटेड है तो वाटर भी होगा, और हमारे पास Mg+2 और यहाँ पे एक और होगा दैट इज़ जो है हमारे पास I नेगेटिव, ठीक है। तो एनोड होता है प्लस वाला, इसके ऊपर नेगेटिव वाला जाएगा। और अगर हमें एनाइन की जो रिएक्टिविटी सीरीज वो याद है, तो हम देखते हैं कि कंसनट्रेटेड में जो ब्रोमीन है वो OH से पहले रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास क्या, 2I नेगेटिव गोज़ टू I2+2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये मैंने 2 क्यों लगाया, इसको बैलेंस करने के लिए लगाया है, ठीक है। अब कैथोड के ऊपर अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो हाइड्रोजन पहले आता है, मैग्नीशियम ऊपर आता है। तो हम पहले हाइड्रोजन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। तो इसको हम किस तरह इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, H पॉजिटिव गोज़ टू +1 इलेक्ट्रॉन गोज़ टू H2। तो ये तो बैलेंस ही नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2H लगाऊंगा। अगर एक H से एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो 2 से कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, तो ये भी यूँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। अब नीचे हमारे पास दोबारा इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, लेकिन इस मतलब मोल्टन है। मोल्टन का मतलब होता है उसके अंदर वाटर नहीं है। अब अपने हमने मैग्नीशियम आयोडाइड को ही मेल्ट किया हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ Mg+2 और हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ ये वाले होंगे हमारे पास जो आयंस हैं, ठीक है। तो इनकी इक्वेशन लिखनी है हमने, ठीक है। तो वो किस तरह कर देंगे, सिंपल है। एनोड के ऊपर हमें पता है कि पॉजिटिव वाला है तो उसके पास नेगेटिव वाला जाएगा, सेम ऊपर वाली जो मैंने लिखी है, 2I नेगेटिव गोज़ टू I2+2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो ये कैथोड है इस पर पॉजिटिव वाला जाता है, तो हमारे पास Mg+2 इलेक्ट्रॉन्स गोज़ टू Mg, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया और नीचे वाला भी हो गया बी पार्ट। अच्छा, उसने ऊपर वाले क्वेश्चन में हमसे कहा था प्रोडक्ट्स लिखने हैं, तो हम ये अगर ना भी लिखें ये वाली, तो ये ऊपर वाले में नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट बताना था। तो प्रोडक्ट ऊपर बन रहा है आयोडीन और नीचे बन रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। ओके जी। डिस्क्राइब इट एज फॉर एक्वस आयोडाइड आयंस इंक्लूड द ऑब्जर्वेशंस फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये हमें पता है कि ऐड सिल्वर नाइट्रेट और अगर टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। अच्छा जी, आयोडाइड आयंस रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके ओके। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ movement of electrons how iodide ions act as a reducing agent in this reaction। ओके जी। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन है वो नेगेटिव है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। और आगे जाके अगर आप देखें यहीं पे इसी आयोडीन को, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है, इस पर ज़ीरो है चार्ज, मतलब कि न्यूट्रल है। तो आपने क्या देखा कि आयोडाइड की वो इलेक्ट्रॉन्स, इसने वो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को तो दिया है ना, वो इसने Mn को ही दिया है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास आंसर, आयोडाइड गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द Mn, ये जो है इसको दिए हैं जो इसका पार्ट है, Mn in MnO2,
ओके आगे, स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज रिडॉक्स, जिसके अंदर एक ही वक्त पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे हो, वो रिएक्शन कौन से होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। अब ये हमने इसकी जो है बॉन्डिंग करनी है, हमने इसकी वो दिखाने हैं पेयर्स, तो उसने हमसे कहा शो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ओनली, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? आउटर शेल्स बनाने हैं, बाकी हमें कुछ नहीं करना। ओके तो हमारे पास कौन कौन सा आयोडीन है? आयोडीन के लास्ट में आपको पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम फटाफट से बना देते हैं इनको। ठीक है ये लें जी, ये हो गए। अब ये 6 बाहर हैं, एक इसने बॉन्डिंग में यूज़ किया हुआ है, और अब एक एक हमारे पास क्या है? ये फॉस्फोरस का भी है एक एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और 2 इसके पास अनपेयर हैं, क्योंकि टोटल फॉस्फोरस के पास 5 होते हैं, 2 उसके अनपेयर्ड हैं जो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हुए। ठीक है, और बाकी सारे हमने शो करा दिए। ठीक है, ओके जी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द फंक्शनल ग्रुप दैट रिएक्ट्स विद एक्वस ब्रोमीन। तो आपको पता है एक्वस ब्रोमीन हम कार्बन बॉन्ड के दरमियान डबल बॉन्ड को की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए चेक करते हैं, तो हमारे पास एक्वस ब्रोमीन डबल बॉन्ड से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये लीजिए, कलर ऑफ एक्वस ब्रोमीन दैट इज़ आपको पता है कि क्या होता है? ऑरेंज होता है। ठीक है, और ब्राउन भी कह सकते हैं। और इसके बाद कलर ए जो है वो गायब हो जाता है, क्योंकि अगर ये इसे रिएक्शन करेगा और इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ, तो क्या होगा? जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है वो उसकी वजह से वो रिएक्शन हो जाएगा और हमारे पास ये डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, कलरलेस हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड ए लें जी। सबसे पहले हम कार्बन काउंट कर लेते हैं। 1 कार्बन काउंट कर लेते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4, तो हो गया C4। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन आ गए हमारे पास, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 1 ओनली, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। ठीक है, C4H8O, सिंपल, C4H8O। ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए हम। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? कंपाउंड ए इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। तो आप इसमें कह सकते हैं कि मोशन क्या होता है? स्लाइड ओवर ईच अदर। जो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं ज़रा, तो वो स्लाइड कर सकते हैं, सिर्फ स्लाइड ओवर ईच के ईच अदर। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि सेपरेशन जो है वो क्लोज टुगेदर होते हैं, क्लोज टुगेदर। मतलब कि रैंडम तो नहीं कह सकते, रैंडम तो गैसेस के अंदर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। टाइटली भी नहीं कह सकते, टाइटली सॉलिड्स के अंदर होते हैं, तो इसके अंदर क्लोजली पैक होते हैं बस। ठीक है, मतलब कि यूं यूं करके यूं ज़रा स्पेसेस होती हैं बीच में। ठीक है, ओके जी। शो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंड कंपाउंड बी इज़ पॉलीमराइज्ड, तो रिपीट यूनिट बताएं इसका क्या होगा? तो सिंपल, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको यूं ही लिख लिया हमने। ठीक है, इस कार्बन से इधर इधर कितनी चीज़ें हैं? एक तो ये मीथेन ग्रुप ऊपर लगा दिया, मिथाइल CH3 आ गया, और एक H बचता है, इसको ऐसे लगा दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही है, CH3H लगा दिया। तो आपको पता है यूँ चेन्स बनाते हैं, यूँ करते हैं और यूँ करते हैं, और क्या करते हैं? डबल बॉन्ड को ख़त्म कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन गया। ठीक है, डिस्क्राइब 2 environmental challenges caused by the disposal of plastic। तो आप कह सकते हैं कि जो है लैंडफिल्स मतलब कि ज़मीन पे गंद भरी जाता है। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि जब हम इनको बर्न करते हैं तो आपके पास क्या होता है? टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो फॉर्म होती हैं। व्हेन बर्न टॉक्सिक गैसेस फॉर्म्ड। ओके हो गया, लें जी। क्वेश्चन नंबर 8, स्टीम in water। Water reacts with carbon to produce carbon monoxide and hydrogen
उसने हमें इक्वेशन भी दे दी हुई है, ठीक है। तो आपने एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग व्हाई दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है। तो आपको पता है स्टीम और कार्बन से मिलके बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए बॉन्ड मेकिंग इज़ ऑलवेज क्या हो रही है, बॉन्ड मेकिंग इज़ एक्सो और बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ एंडो। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग व्हाई दिस रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक। तो इसका आंसर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ एंडोथर्मिक जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, एंड बॉन्ड मेकिंग इज़ एक्सोथर्मिक जिसके अंदर आपको एक्सोथर्मिक के अंदर आपको पता है हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे मोर एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड देन रिलीज्ड। आप क्या लिखेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग इज endothermic, so energy is needed, energy is needed, while bond making is exothermic, so energy is released। लेकिन उसने कहा है कि ये एंडोथर्मिक है, तो आप कह देंगे दैट्स वाई more energy is absorbed than released, ठीक है, और लेस एनर्जी इज़ रिलीज्ड देन एब्जॉर्ब्ड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपने रट्टा मार लेना है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए ना उसके अंदर अगर आपको 2 मार्क्स हैं तो ये मैंने लिखा है, ये आपको सेम टू सेम लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज, और इंथैल्पी चेंज को अब हमें पता है कि हम डेल्टा एच से लिखते हैं, डेल्टा एच से, और एंडोथर्मिक है तो उसके साथ पॉजिटिव हमेशा आता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर डाइऑक्साइड आर फॉर्म ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स। नेम वन अदर सब्सटेंस जो यहाँ पे नहीं है, दैट इज़ कार्बन, कोल या पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। स्टेट वन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है क्या होता है, टॉक्सिक होता है और इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन इज यूज इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। डिस्क्राइब 2 एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कंपेयर्ड विद अ गैसोलीन पेट्रोल इंजन। तो एक तो आपको पता होना चाहिए ईजी टू कैरी है, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि हाई एफिशिएंट है, मतलब कि बड़ी जल्दी बर्न होता है, बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है ये, ठीक है, वेरी रिएक्टिव लिख सकते हैं आप, या हाई एफिशिएंट। और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र मोर एनर्जी पर ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 7 से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और स्टूडेंट टाइट्रेट्स इतना वॉल्यूम और इतनी कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले तो साथ साथ ही काम करते जाते हैं हम अपने लिए, और इसके मोल्स निकाल लेते हैं साथ ही। मोल्स का फार्मूला होता है N=C/V, सो N वी डोंट नो एंड C इज़ 0.025 इंटू वॉल्यूम इज़ 20 और डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो हमारे पास DM³ में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 5 × 10⁻⁻⁴। ये किसके मोल्स हैं हमारे पास, ये Na2CO3 के हैं। तो अब क्या करेंगे, हमें तो HCl की कंसनट्रेशन निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, ये रे, तो अब करेंगे कुछ यूँ, जब इसके 2 मोल्स हैं तो इसका 1 मोल है, ठीक है, जब इसके 2 मोल हैं तो इसका 1 मोल है, ऐसे ही है। तो जब इसके 5 × 10⁻⁻⁴ मोल्स होंगे, इसके कितने मोल्स होंगे, ओके, इसको हम अभी देख लेते हैं। तो सिंपल क्या करना है हमें, 5 × 10⁻⁻⁴ इसको मल्टीप्लाई कर -4,
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 2 से, तो ये हमारे पास 0.001 आएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये हमारे पास आ गए 1 इंटू 10⁻³ उसको मैंने इस तरह लिख लिया इस नोटेशन में, ठीक है। तो अब करना क्या था, हमें उसने कहा था कि कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल, मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास आ गए हैं मोल्स। तो आपको पता है कि मोल्स जब आ जाएं तो फॉर्मूला जो बन जाता है C=N/V। तो मोल्स हमारे पास कितने हैं, हमें अभी ऊपर फाइंड किए, दैट वर 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, हमारे पास इसका कितना था, 15.5 डिवाइडेड बाय 1000, ऐसे ही है। तो इसको हम देख लेते हैं, 15.5 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज़ 0.00155, ठीक है। तो ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, 1 इंटू 10⁻³ और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, आंसर से, जो हमारा ओके 0.0155 इस तरह का कुछ आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, हमारा इसका आंसर भी क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए था, 0.06 और 4-5 आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं ये, ठीक है। ओके हो गया। अब आगे स्टेट द कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, ये आपको याद होना चाहिए, ये येलो होता है, ठीक है। राइट द फॉर्मूला ऑफ एन आयन प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एल्कलीज दैट इज OH-, ठीक है। और आगे अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम मेजर्ड एट RTP ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन cm³। तो व्हेन 2.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। सबसे पहले तो उसने हमें ये दिया हुआ 2.65, इसके मोल्स बना मैस ओवर MR, मोल्स का फॉर्मूला भी एक और क्या होता है, मोल्स इज इक्वल्स टू मैस ओवर MR। तो मैस हमारे पास ये है, MR हमारे पास 106 हो जाएगा, तो इससे जो मोल्स आएंगे हमारे पास वो आएंगे 0.025, ये हमारे पास क्या है, मोल्स है। अब देखें जी, जब इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है, ठीक है। तो जब इसके 0.025 मोल्स होंगे, इसके भी ऑब्वियस ही बात है, रेशियो मेथड से लगा के आप अगर फाइंड करेंगे 0.025 मोल्स होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके मोल्स तो आ गए, 0.025 मोल्स आ गए, लेकिन हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने का तरीका क्या होता है, गैस वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर गैस वॉल्यूम, MGV, मोलर गैस वॉल्यूम। और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, 24 DM³ और 24,000 cm³। तो हमें cm³ में निकालना है, तो 0.025 इंटू जो है 24,000 करेंगे अगर हम, अभी आ जाएगा हमारे पास आंसर इंटू 24,000 दैट इज 600, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, डिफाइन द टर्म स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज completely ionized, completely ionized होता है, ठीक है। completely dissociate होता है, अपने आयंस में completely dissociate हो जाता है, ये मतलब होता है, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन स्टेट, वन अदर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसके और एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, आपको पता है कि स्मोक या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, स्मोक या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये अक्सर सर्दियों में होता भी है, तो वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। वो स्मोक वगैरह आती है वो गाड़ियों की वजह से, क्योंकि कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वो जो कैटालिटिक कन्वर्टर उसके अंदर बनती है ना सारी चीज़ें, तो ये इस वजह से हमारे पास स्मोक कॉज करती हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं इनकी वजह से, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि मास्क लगा के निकले बाहर, ओके। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, N2CO2, बैलेंस कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये बैलेंस भी हो गया हमारे पास। लीजिए जी क्वेश्चन नंबर आगे हम 8 के ऊपर, ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है।
द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये फॉरवर्ड में एक्सो है मतलब नेगेटिव होगी, और बैकवर्ड में एंडो होगा, फिर ऑब्वियस ही बात है। प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अब आपको पता होना चाहिए जब प्रेशर इंक्रीज करें तो वो रिएक्शन उस साइड में मूव करता है जिस साइड में मोल्स कम होते हैं, गैसेस, सिर्फ गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है प्रेशर। तो अब देखेंगे जिस साइड पे गैसेस के मोल्स कम है, यहाँ पे 1 2, इस साइड पे टोटल मिला के 3 मोल्स हैं, यहाँ पे मिलाएं तो ओनली 1, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड जाएगा where the number of moles of gases are less, ठीक है। प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। आपको पता है कि फॉरवर्ड में एक्सो है, अगर मैंने इसको रिएक्शन प्रोवाइड किया तो बैकवर्ड जो है एंडो वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये बैकवर्ड आएगा, ठीक है। तो ये बैकवर्ड जाएगा बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, ठीक है। ओके जी, अब आगे देख लें। मेथनॉल रिएक्ट्स विद मेथनोइक एसिड प्रोड्यूस एन एस्टर। तो अगर हम देखें तो उसने नाम पूछा अब हमसे, तो नाम पूछा है तो हम इसको नाम बता देते हैं इसका। अगर मेथनॉल और ये वाला एसिड कौन सा, 2 कार्बन वाला एथेनोइक एसिड होता है, तो हमें पता है कि एस्टर बनाते वक्त हम जो अल्कोहल फैमिली से होता है उसके साथ हम YL लगा देते हैं, जैसे मेथनॉल है मिथाइल लगा देंगे, और जो एसिड होता है उसका जो है हमारे पास मेथनोइक है तो मेथनोएट कर देते हैं उसको हम, इस तरह हम नेमिंग को चेंज कर देते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कैसे होगा ये मिथाइल एथेनोएट, ठीक है। अब डिस्प्लेड फार्मूला इसका क्या होगा, पहले हम इसको लगा लेते हैं, जो है हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3, ये लगा लिया हमने, ठीक है। इसके साथ एक और C आ गया हमारे पास, डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास, O आ गया और H आ गया, ठीक है। अब हमारे पास मेथनॉल का फॉर्मूला किस तरह होगा, CnH2n+1OH। आपको इस तरह याद रखना होगा, मैथ का मतलब है 1 कार्बन CnH3OH। तो ये कैसे बनेगा, डिफरेंट कलर से बना लेते हैं इसको, CH3 ऐसे ही है, एक मिनट, CH3, ठीक है। और हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास और रह गया है O और H। अब आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ते हैं बड़ी डिटेल में कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उससे OH ग्रुप रिमूव होता है और यहाँ से H रिमूव होता है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये ले मैंने रिमूव कर दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी, लीजिए ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया इसका, ठीक है। ओके, मेथनॉल इज ए मेंबर ऑफ अल्कोहल होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इसकी हमें, तो हमें पता है कि ईच मेंबर डिफर्स बाय CH2, यही है, हर उसके अंदर CH2 का इंक्रीज होता है तभी आती है ना नेक्स्ट जो है। और आपको पता है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, तो जी लास्ट क्वेश्चन आई गेस, हाँ लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो इसको फटाफट से करते हैं। तो शोज द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। और ये उसने हमें टेबल दिया हुआ है, ठीक है। यूज़ द आइडियाज़ अबाउट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायमंड एंड आयोडीन। तो जनाब आपको पता है आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल है सबसे पहले तो, और उसके अंदर क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और क्या है, और हम कह सकते हैं कि जो डायमंड है वो एक जाइंट स्ट्रक्चर है, डायमंड कार्बन का एक डायमंड जो है
जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो इनको स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इस वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड है इज़ हायर देन आयोडीन, या ज़्यादा है आयोडीन से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ ऑफ कैल्शियम एंड आयोडाइड। तो ये भी हमें ऊपर नज़र आ रहा है कि कैल्शियम हैज़ मोबाइल, क्योंकि कैल्शियम जो है दैट इज़ मेटल, ये मेटल है, इसके पास Ca हैज़ मोबाइल। आपने खाली इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलना, आपने बोलना मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आपने बोलना है, ठीक है। हैज़ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आयोडीन हैज़ नो, आयोडीन हैज़ नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने खाली इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया तो नंबर आपको एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर डिफरेंट एटम्स ऑफ कार्बन, एक्सप्लेन टर्म्स इन ऑफ स्ट्रक्चर, वाई ग्रेफाइट इज अ लुब्रिकेंट। ओके, एटम्स इन जो है ग्रेफाइट आर अरेंज्ड इन लेयर्स। वो आपको पता नहीं, यूं करके लेयर बनी होती है, यूं करके फिर नीचे जाके बनी होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, लेयर्स बनी होती हैं, तो वो स्लाइड ओवर ईच अदर, दे स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक हो गया। ले जी बच्चों, आज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही आसान है। तो हमें पता है कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं। सोडियम 11 लिख लो ऊपर सबसे पहले, ऑक्सीजन लिख लो और कौन सा आयोडीन ये लिख लें। सोडियम 11.62 डिवाइडेड बाय इसके एम आर से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का हमारे पास है 24.24 डिवाइडेड बाय 16, आयोडीन का है हमारे पास 64.14 डिवाइडेड बाय 127। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट, 0.505। और जो हमारे पास हाँ ठीक है, और हमारे पास जो आयोडीन का है दैट इज़ ऑल्सो 0.505, ऑक्सीजन का है 1.515। और आपको पता है जब ये आंसर आ जाते हैं तो हम इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसे डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज इससे कर लेते हैं, 0.505, 0.505, 0.505। तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, उस दिन 3 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, NaO3 और I, इस तरह करके बनेगा, ठीक है। अरेंजमेंट चेंज हो सकती है, आप I पहले लिख लें, वो पहले लिख लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। NaO3I। लें जी, दिस वाज द पेपर एंड द पेपर वाज वेरी इजी, ठीक है। आसान तरीन पेपर था, मुश्किल इसके अंदर कुछ भी नहीं था, बस आपके कंसेप्ट थोड़े से अच्छे होने चाहिए। और ये पेपर कौन सा था, अक्टूबर नवंबर 2023, सॉरी हाँ 2023, ठीक है। पेपर जो वेरिएंट है वो है 22। ओके जी।